बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्र अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अज़ीज़ तलबा तालिबात, इस उर्दू ऑनलाइन तदरीस में आप तमाम को खुशामदीद है। आज हम आपकी दरसी किताब का सबक नंबर 11 जिसका उन्वान है साया और जिसके मुसन्निफ़ काज़ी अब्दुल सत्तार, उसका मुताला शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए मुसन्निफ़ का तारुफ देख लेते हैं कि काज़ी अब्दुल सत्तार की पैदाइश ईस्वी सन 1937 में सीतापुर यूपी में हुई। लखनऊ यूनिवर्सिटी से एमए पास किया और तलाई तमगा हासिल किया। ईस्वी सन 1957 से अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में उर्दू के उस्ताद रहे। उर्दू शायरी में कनूतियत के उन्वान पर मकाला लिखकर पीएचडी की डिग्री हासिल कर चुके हैं। शब गुरेज़ा आपका बेहतरीन नावल है जो बहुत मकबूल हुआ। अवध के जागीरदाराना माहौल पर बड़े फ़नकारा अंदाज से रोशनी डाली है और इस तहज़ीब की वज़ादारी को जिला बख्शी है। इनकी तसानीफ़ दूसरी ज़ुबानों में मुंतकिल होकर खराज तहसीन वसूल कर चुकी है। आइए अब सबक का मुताला शुरू करते हैं। माजी के दरख्त में साया होता है न फल, लेकिन पानी पर फूली हुई शफक की तरह आँख उसके अक्स से रंगीन हो जाती है। मानकपुर राज की बेवा मालकिन की आँख भी आज उसी तरह रंगीन थी। मानकपुर के बूढ़े वकील बाबू खुशबख्त बहादुर कब के जा चुके थे और फवस बदन में अटकी हुई दगड़गाई गर्दन पर संभलने की कोशिश करते हुए चेहरे पर बने हुए पोबले मुंह की मुस्कुराहट ने और भयानक बना दिया था। वो अपनी झुलंगा चारपाई से घुटनों पर हाथ रखकर उन्हें मौज की बनी हुई गोल पिटारी में रखी हुई पीतल की पनकुट्टी में पाँव की कतरन से बनी हुई थी सी गुलोरी थरथराते हाथों से कूटी बाँस की चमची से चाटकर मुंह का बटुआ बंद कर लिया। उठने ही को थी कि हाफजे का प्रोजेक्टर पूरी रफ्तार से चलने लगा था और कच्चे अंधियारे कमरे की खुरदुरी की खाल से ज़्यादा खुरदुरी दीवार पर रेशम का पर्दा खींच गया था और फिल्म शुरू हो गई थी। तो साया सबक है। इसमें ये पैराग्राफ में बताया गया है कि जो मानिकपुर के जो बेवा मालकिन हैं, जिसके वकील बूढ़े जो वकील थे जिनका नाम है बाबू खुशबख्त बहादुर, उनका कब के वो मर चुके थे, मरने को बहुत दिन हो गए थे। और ये बेवा मालकिन बेचारी उनके जाने के बाद उसका चेहरा और वो बुढ़ापा उसको भी आ गया था और वो बेचारी अकेली रहती थी और अकेली एक झुलंगाना यानी झूले की जैसी चारपाई पर वहीं पर बैठी रहती थी। और आज उसके दिल में कुछ मुस्कुराहट थी, कुछ खुशी मुस्कुराहट उसके दिल में थी और उसके चेहरे पर थी। और उसके चेहरे पर बने हुए पोबले मुंह ने उसकी मुस्कुराहट को और ज़्यादा भयानक बना दिया था। यानी उसका चेहरा बुढ़ापे में ऐसा हो गया था और वो जब मुस्कुरा रही थी और ज़्यादा उसका चेहरा भयानक लग रहा था। और वो अपनी झूले जैसी चारपाई पर घुटने रखकर उन्हीं मौज की बनी हुई गोल पिटारी यानी एक लकड़ी की बनी हुई एक टोकरी होती है, उसमें रखी हुई पीतल की पनकुट्टी। ये पनकुट्टी जो होती है वो एक धात या किसी भी धात या पत्थर की बनी होती है। जैसा कि यहाँ पीतल की है तो वो पनकुट्टी कहते हैं जो धात या किसी पत्थर की बनी होती है। और वो लोग जिनके दांत नहीं होते वो गोश्त की बोटी और पान कूटकर उसमें पान कूटते हैं या गोश्त की बोटी या कोई कड़क चीज़ कूट के वो खाते हैं। यानी जो बूढ़े लोग होते हैं वो उसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आज के आम ज़ुबान में उसको कहेंगे खलबत्ता, है ना, जिसमें कोई भी चीज़ कूटी जाती है। तो पहले के जो ज़माने में लोग बूढ़े जो लोग होते थे
वो अपने पास रखते थे और उनको पान खाने की आदत होती थी, तो वो पान वो पनकुट्टी में डालकर उसको थोड़ा कूटते थे और फिर उसको निकाल के मुंह में डाल लेते थे। तो ये जो बेवा मालकिन थी वो भी इसी तरह उसने भी पनकुट्टी में पान की कतरन डाली और उसको कूटा और गिलोरी, ये जो गिलोरी लिखा है ना, गिलोरी के मायने होते हैं बनाया हुआ पान या पान का बीड़ा जो होता है ना, वो उसने अंदर कूटी और थरथराते हाथों से कूटी हुई जो पान था उसको एक बांस के चमचे से चाट कर मुँह में रख लिया और मुंह का बटुआ बंद कर लिया, यानी मुँह बंद कर लिया। और उठने को ही थी कि हाफजे का प्रोजेक्टर पूरी रफ्तार से चलने लगा, यानी उसको पुरानी यादें उसके जहन में आने लगी कि जब मेरे शौहर ज़िंदा थे, जब दिवाली का वक्त था, तो वो सब चीज़ें उसके जहन में आने लगी। यानी हाफजे का प्रोजेक्टर पूरी रफ्तार से चलने लगा था और कच्चे अंधियारे कमरे की खुरदुरी खाल से ज़्यादा खुरदुरी दीवार पर रेशम का पर्दा खींच गया था। यानी उसके जहन में पूरे पिछली उसकी पूरी जो दास्तान थी वो उसके जहन में एक पर्दे की तरह, एक फिल्म के पर्दे की तरह खींची गई थी और फिर उसको याद कर रही थी। देखेंगे अब किस तरह उसने इसका पिछले ज़माने को, गुजरे हुए ज़माने को कैसे याद किया। कल दिवाली थी, वो नज़र में आए हुए आतिशबाजी के खांचे मोहल्ले वालों में तकसीम करा कर उठी थी कि अंदरूनी देवड़ी से महारानों की लेन डोरी निकलने लगी, जिनके सरों पर देवलों के बड़े बड़े जुए सुधे हुए थे। वो उनके सलामों से बेनियाज सदर के दालान में आ गई और बाहर लगे हुए हलवाई और अंदर जुटे हुए बावर्ची के मुतालिक औरतों को अहकाम देने लगी कि बड़े कमरे का दरवाज़ा खुला और मुश्क की मानूस खुशबू नकीब की तरह मियाँ से पहले बरामदे में बरामद हो गई। मियाँ उनके गाँव तकिए पर कोहनी टेक कर बैठे ही थे और उनका हाथ चांदी का जहाज़ पानदान खींचने के लिए दोशा से निकला ही था कि देवड़ी से सिपाही ने बाँक लगाई, बड़े गांव के छोटे शाह हाजिर है सरकार, भेज दो। तो उसने याद किया कि भाई दिवाली, उस दिन दिवाली का वक्त था वो, और नज़र में यानी जो तोहफे में आए हुए आतिशबाजी के खांचे महल्ले वालों में वो तकसीम कर कर उठी थी मालकिन। तो देवड़ी से महारानों की जो लेन थी यानी औरतों की एक मुसलसल एक लंबी कतार कुछ लिए वो देवलों की बड़े बड़े झोसे सीधे हुए उनके सर पर वो आ रही थी और उनके सलामों से बेनियाज सदर के दालान में आ गई और बाहर लगे हुए हलवाई और अंदर जुटे हुए बावर्ची के मुतालिक औरतों को हुक्म देने लगी कि बड़े कमरे का दरवाज़ा खुला और मुश्क की मानूस खुशबू, यानी मुश्क जो खुशबूदार चीज़, उसकी खुशबू ऐसी फैली एक नकीब की तरह और वो मियाँ से पहले ही बरामदे में हो गई। मियाँ उनके गांव तकिए पर कोहनी टेक कर बैठी थे और उनका हाथ चांदी के जहाज़ का पानदान भी होता है जिसमें पान वगैरह का सामान रखा जाता है, उसको पानदान कहते हैं। तो मियाँ भी अपनी गद्दी पर तकिए को टेका लगाकर वहाँ पर बैठे थे कि देवड़ी से सिपाही ने बाँक लगाई ने आवाज़ दी और कहा कि बड़े गांव के छोटे शाह हाजिर है सरकार। तो मियाँ ने कहा कि भेज दो। मियाँ के मुंह से निकला और वो अपने फर्शी पाइचे समेटती चिलमन के पीछे चली गई। एक दुबले पतले आदमी ने सहन से गुजरकर दालान के चबूतरों की सीढ़ियों पर कंधे के अंगूछे से अपने पैर झाड़े और हर कदम पर सलाम दागता हुआ दालान के सुतून के पास खड़ा हो गया। तुम बड़े गांव के शाह जी के बेटे हो? हाँ सरकार। तुमको मालूम है कि दिवाली पर सिर्फ पासा फेंकते हैं? मालूम है मालिक। दुर्गा सिंह मालिक। तो जैसे ही उसके मियाँ वहाँ गद्दी पर आके बैठे तो इसने देवड़ी से सिपाही ने एक आवाज़ दी कि बड़े गांव के छोटे शाह हाजिर है सरकार। तो उन्होंने कहा कि भेज दो। फिर मियाँ के मुंह से निकला और वो अपने फर्शी पायसे समेटती चिलमन के पीछे चली गई। कौन? मालकिन। जो मालकिन थी मियाँ की, वो पर्दे के पीछे चली गई। उसने देखा कि कोई बाहर से आ रहा है तो वो सामने नहीं आए, वो पर्दे के पीछे चली गई। फिर एक दुबले पतले आदमी ने सहन से गुजरकर दालान के चबूतरे की सीढ़ियों
पर कंधे के अंगूछा कहते हैं, वो रुमाल जैसा लटका हुआ था कंधे पे, वो रुमाल से उसने अपने पैर झाड़े और हर कदम पर मियाँ को सलाम दागता हुआ सुतून के पास खड़ा हो गया। फिर उस मियाँ उसको कहने लगे कि तुम बड़े गांव के शाहजी के बेटे हो? तो उसने कहा कि हाँ सरकार। तुमको मालूम है कि दिवाली पर सिर्फ पासा फेंकते, यानी दिवाली पर सिर्फ पासा एक खेल है जिसमें वो पैसे लगाते हैं और जो जीतता है उसको पैसा मिलता है। तो क्या उसने कहा कि मालूम है मालिक। तो फिर उसने दुर्गा सिंह, उसका जो सिपाही था, उसको आवाज़ दी और उसने कहा कि मालिक, बड़े मुंशी से कहो कि इसको 100 रुपये दे दे, ये आज हमारे साथ खेलेगा। मियाँ को गिलौरी देकर खास दान बनाने गई तो ख्याल आया कि आजकल सारे इलाके में गुलाब जान के गले की धूम और बदन की कयामत मची हुई है। और उन्होंने दूसरी गिलौरी पेश करके मुस्कुराकर कहा, एक गुजारिश है, हुक्म दीजिए, आज रात मैं भी आपका खेल देखूंगी। तुम जैसे उन्होंने गिलौरी नहीं अंगार मुंह में रख लिया हो। बाल की शरनशी पर चिलमने पड़ जाएगी और थोड़ी देर के लिए। मियाँ कुछ सोचते हुए उठ चुके थे और वो शयनशीन पर गाँव से लगी सो गई थी कि महा की गरजदार आवाज़ ने उन्हें जगा दिया। ये अपने घर बड़े गांव जा रहा है, इसके साथ का जीता हुआ 12,000 रुपया भी है, इसकी हिफाजत का इंतज़ाम करो। तो वो उनके सिपाही को हुक्म देते मियाँ के बड़े मुंशी से कहो कि ये जो आदमी आया है इसको 100 रुपया दे, ये आज हमारे साथ खेलेगा, आज दिवाली है तो ये पासा हमारे साथ खेलेगा। मियाँ को गिलौरी देकर खास दान बनाने गई तो ख्याल आया, यानी बेगम को, उनकी जो मालकिन थी, उसने मियाँ को एक पान का बेड़ा दिया और फिर एक खास दान बनाने गई तो उसको ख्याल आया कि आजकल सारे इलाके में गुलाब जान नाम की औरत है, तो उसके गले की धूम जो गाने वाली है, तो उसके गले की धूम और बदन की कयामत मची हुई है। और उन्होंने दूसरी गिलौरी पेश करके मुस्कुराकर कहा अपने मियाँ से कि मैं एक गुजारिश करती हूँ आपसे। तो कहता है मियाँ के हुक्म दीजिए। तो कहती कि आज रात मैं भी आपका खेल देखूँगी, आप ये जो खेल खेल रहे हैं आज रात मैं भी देखूँगी। तो मियाँ कहते तुम जैसे उन्होंने गिलौरी नहीं अंगार मुंह में रख लिया था, इतनी ज़ोर से मियाँ ने कहा, यानी उन्होंने पान नहीं भर के अंगार मुंह में रख लिया था, इस आतिश के साथ उनको कहा कि तुम भी। तो बाल की शरनशी पर चिलमन पड़ जाएगी और थोड़ी देर के लिए, यानी बालों से तुम्हारे चेहरे पर पर्दा आ जाएगा। मियाँ कुछ सोचते हुए उठ चुके थे और वो शयनशीन पर गाँव से लगी सो गई थी कि महा की गरजदार आवाज़ ने उन्हें जगा दिया। फिर जो इनकी मालकिन थी वो शयनशीन यानी एक गादी पर तकिया लगाकर वो सो गई थी कि मियाँ की गरजदार आवाज़ ने उन्हें जगा दिया। फिर मियाँ ने हुक्म दिया कि ये जो आदमी है ये अपने घर बड़े गांव जा रहा है, इसके साथ का जीता हुआ 12,000 रुपया भी है, इसकी हिफाजत का इंतज़ाम करो। यानी जो आदमी आया था उसने उनके साथ खेला और 12,000 रुपये जीत गया था। तो उन्होंने अपने सिपाहियों से हुक्म करे मियाँ ने कि भाई ये अपने गांव जा रहा है और इसके पास 12,000 रुपया जीता हुआ भी है, तो इसके जाने का इंतज़ाम करो। और वो दुबला पतला आदमी ढीले ढाले कुर्ते और चपनी हुई धोती में झुका हुआ मियाँ के पाँव छू रहा था और मियाँ अब किसी और के साथ दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन है भाई? मैं हूँ सरकार, देवी दयाल, शाहजी का मुनीम। वो कोठरी नुमा कमरे से निकली और 2-4 पाटियों के आंगन से रेंग कर टाट के पर्दे के पीछे खड़ी हो गई। क्या है भाई? शाहजी ने आपको सलाम कहा है और आज शाम को आपकी खिदमत में हाजिर होने की इजाज़त मांगी है। उनसे हमारी दुआ कईयों के जम आए। और वो वहीं खड़ी हुई जाने वाले कदमों को दूर होती चाप सुनते सुनते भी अपना तमाशा देखने लगी। तो जो वो आदमी आया था उसके जाने का उन्होंने इंतज़ाम किया और फिर वो मियाँ के पाँव
छू रहा था और मियाँ के पाँव छूकर इजाज़त ले रहा था जाने की, तो और दरवाजे पर दस्तक हुई। तो मियाँ ने कहा कौन है भाई? तो आवाज़ आई कि मैं सरकार देवी दयाल शाह जी का मुनीम हूँ। वो कोठरी नुमा कमरे से निकली। कौन? मालकिन कोठरी नुमा कमरे से निकली और 2-4 पार्टियों के आंगन से रेंग कर टाट के पर्दे के पीछे खड़ी हो गई। फिर वापस वो पर्दे के पीछे चली गई कि कोई आदमी और उनसे मिलने, मालिक से मिलने आया था मियाँ से। फिर मियाँ पूछते क्या है भाई? तो वो कहता है मुनीम शाह जी का कि शाह जी ने आपको सलाम कहा है और आज शाम को आपकी खिदमत में हाजिर होने की इजाज़त मांगी है। उनसे हमारी दुआ कहियो और कहियो कि जमजम आए, यानी ज़रूर आए। मियाँ ने कहा कि उनको हमारा सलाम और दुआ कहना और उनको कहना कि ज़रूर आए। फिर वो मालकिन जो थी वो वहीं खड़ी हुई जाने वाले जो कदमों की दूर होती चाप सुनते सुनते भी अपना तमाशा देखने लगी, यानी सब चीज़ें वो पर्दे के पीछे से देख रही थी। तो अज़ीज़ तलबा, ये हिस्सा अव्वल साया सबक का यहाँ मुकम्मल होता है। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हिस्सा दुआम के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।